साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद को लेकर के साथियों बनाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो, चाहे पुलिस भर्ती परीक्षा हो, या जहाँ बात भारतीय संविधान से रिलेटेड किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न बनता है, यदि हम बात खास करके यूपीएसआई की करें तो यहाँ से जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए उनमें आप गौर से देखिएगा उन पेपरों को, तो वहाँ आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में बने ही हैं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग क्या 1 से लेकर 100 तक के जो अनुच्छेद हैं उनके अंतर्गत आने वाले प्रमुख अनुच्छेदों पे हम लोग बात करेंगे। यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, आप जो भी यहाँ पे प्रमुख अनुच्छेद आपको बताया जा रहे हैं उनको आपने टिक कर लिया और उनका आप रिवीजन करते रहे, तो निश्चित रूप से आगामी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें अनुच्छेद से संबंधित आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये अनुच्छेद की पहली वीडियो होगी जिसमें 1 से 100 तक के प्रमुख अनुच्छेदों को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके आगे वाली वीडियो में आपका 100 के बाद 395 के भी जो भी प्रमुख होंगे उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग सीधे शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग 1 से 100 तक के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अनुच्छेद पे बात करेंगे। तो इसमें जो पहला ही अनुच्छेद है वही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जैसा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आप देखेंगे भाग 1 का जो पहला अनुच्छेद 1 है वह बात करता है संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र की। तो संघ का नाम यानी देश का नाम एवं राज्य क्षेत्र की बात होती है। देखिए, यह पहला ही जो आपका अनुच्छेद है ये बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहराया जाता है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यह किस अनुच्छेद के तहत है, किस भाग में? तो भाग 1 अनुच्छेद 1 ये प्रमुख है। आगे इसके बाद जो प्रमुख है वो आपका अनुच्छेद 3 है। देखिए, अनुच्छेद 3 में क्या है कि ये बात कही गई है कि नए राज्यों का निर्माण करना हो, चाहे नए राज्य का नाम बदलना हो, चाहे नए राज्य की सीमाओं को बढ़ाना हो, ये सारी चीज़ें एक साधारण बहुमत के द्वारा संसद द्वारा कर ली जाती हैं, पार्लियामेंट द्वारा की जाती हैं। तो ये नए राज्यों का निर्माण हुआ, चाहे राज्यों के नाम बदलना हुआ, सीमाओं में परिवर्तन करना हुआ, ये बातें अनुच्छेद 3 के तहत वर्णित हैं। ये बहुत ज़्यादा यह भी महत्वपूर्ण है। अब आगे है अनुच्छेद 11। देखिए, अनुच्छेद 11 वो देखा जाए तो भारतीय नागरिकता के अंतर्गत आता है, लेकिन भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 2 से 5 आता है, 5 से जो 11 आता है वो भारतीय नागरिकता की बात करता है। अगर देखा जाए तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, लेकिन भारत में जो एकल नागरिकता का स्रोत है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन खास करके इसमें जो बहुत ज़्यादा अब यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, और यहाँ से यह भी आपका बनता है कि भारत में जो नागरिकता है वो कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो ये नागरिकता के ऊपर मैंने पहले से भी वीडियो बना रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मात्र अनुच्छेद 11 को समझना है। देखिए, अनुच्छेद 11 ये है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। यानी अनुच्छेद 11 का जो संबंध है वो यही कि अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता के ऊपर विधि बनाने की शक्ति वो संसद को दी गई। यानी जो पार्लियामेंट है वो नागरिकता के ऊपर अपना विधि यानी कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ वह आगे है। अनुच्छेद 14 ये बहुत ज़्यादा यह भी महत्वपूर्ण है। ये है विधि के समक्ष समानता। विधि जो होगी यानी संविधान के द्वारा या भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून बनेगा, जो भी विधि होगी, या भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी विधियां बनाई गई हैं वो सभी के लिए समान रूप से लागू होती हैं, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो। विधि के समक्ष समानता। आगे है अनुच्छेद 16। यह भी बहुत ज़्यादा प्रमुख है। वह लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। देखिए, लोक नियोजन का जहाँ विषय होगा, जहाँ लोक नियोजन के अवसर पे सभी लोगों को समान रूप से अवसर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो अपवाद होता है वो आपका आरक्षण होता है। देखिए, अनुच्छेद 17 भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। वो है अस्पृश्यता का अंत यानी छूत अछूत। तो कहाँ पे अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है? भारतीय संविधान के अनुसार आप छूत अछूत, छोटी जाति, बड़ी जाति, ये आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है। तो यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है। अनुच्छेद 18 यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उपाधि का अंत है। आप किसी भी व्यक्ति को विशेष नहीं बना सकते, लेकिन इसका भी अपवाद होता है। उपाधि का अंत किया गया है, यानी विधि के समक्ष सभी बराबर हैं।
हर व्यक्ति समान होता है, किसी भी व्यक्ति को आप विशेष नहीं बना सकते। लेकिन जो है इसका अपवाद होता है, जो आपके भारतीय जो प्रमुख पुरस्कार हैं, जैसे आपका भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया और आपका पद्मश्री हो गया, ये 4 को छोड़ करके बाकी तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। अब आगे अनुच्छेद 21 की बात करते हैं हम लोग, यह भी बहुत ज़्यादा प्रमुख है। यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जिसे आप कहते हैं जीवन जीने का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका अनुच्छेद 21। लेकिन उसी अनुच्छेद 21 में बात एक आती है जहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, वो आपका 21 क है। 21 क क्या कहता है भाई? 21 क जो आपका है वो है कि 86वां संविधान संशोधन होता है सन 2002 में, और उसमें जो है आपका 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का एक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है। यानी शिक्षा का अधिकार अब आपका एक मौलिक अधिकार बन गया। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 से। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, यह 21 क है। आगे है अनुच्छेद 23, यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यूपीएसआई में देखा जाए, यूपीपी में बहुत ज़्यादा पूछा गया। 23 ये है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी मानव के दुर्व्यापार यानी किसी भी व्यक्ति की आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते और ना ही जो है उसे जो है मतलब बंधुआ मजदूरी आप करा सकते, यानी किसी व्यक्ति के को आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। अगर वो काम करेगा तो उसका पारिश्रमिक देंगे, और साथ ही साथ जो है आप जो है किसी भी व्यक्ति का खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। ठीक है। ये अब 24 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप किसी भी कल कारखाने या जोखिम भरे काम में आप नहीं लगा सकते। यही आपका अनुच्छेद 24 है। तो 23-24 काफ़ी प्रमुख है। इसी तरीके से हम लोग अब बढ़ते हैं आगे, स्वतंत्रता के राइट की बात करते हैं। उसमें अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने। देखिए जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने हिसाब से अपने किसी भी धर्म को अबाध स्वीकार कर सकता है, उसे अबाध रूप से मान सकता है, आचरण भी कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आगे अनुच्छेद 26 की बात है, धार्मिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप चाहे जिस धर्म को मानते हैं, आप अपने धर्म, आप जिस भी धर्मावलंबी हों, आप अपने जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आपको स्वतंत्रता मिली है कि आप अपने धार्मिक, चाहे आपका कोई भी पर्व हो, उसको बहुत आप जो है आज़ादी के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ मना सकते हैं। इसकी आपको खुली आज़ादी है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की। आगे अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अब कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, अब अल्पसंख्यक वर्ग में कोई भी जाति आ सकती है। तो ये कहता है कि 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया जाएगा। ये बात हो रही है आपकी अनुच्छेद जो है 29। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 32, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अनुच्छेद 32 की बात, तो देखिए अनुच्छेद 32 जो है वो यही है कि अनुच्छेद 32 कहता है, अनुच्छेद 32 क्या है भाई? भाग 3 का अनुच्छेद 32 कहता है कि द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के उपचार का अधिकार। बातें नहीं समझ में आई, सिंपल तरीके से समझिए। देखिए बात यदि की जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को बोला जाता है। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा, उन्होंने प्रस्तावना को मतलब कि नहीं बोला, बल्कि उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को बोला। क्यों बोला? उन्होंने यही बोला कि यदि आप अपने नागरिकों को सारे मौलिक अधिकार प्रदान कर दें लिखित रूप से, लेकिन यदि उसका अनुपालन न हो तो आखिरकार उनको मिलने का, अगर हमें कोई राइट दे दिया जाए और उसका अगर हनन हो रहा है और उसकी कहीं सुनवाई ही न की जाए, तो आखिरकार उस राइट के देने का क्या औचित्य रह जाता है। तो यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है कि इसके तहत जो है एक अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, तो यहाँ बात बताई गई। अनुच्छेद 32 के तहत ये है कि अगर यदि कोई व्यक्ति है जिसकी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो व्यक्ति जो है इसकी गुहार आप माननीय उच्चतम न्यायालय से और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में लगा सकते हैं। यानी यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन है, तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक आपकी अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय होती है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर के अधीन या बाबा भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा बोला जाता है।
अब देखिए अनुच्छेद 39 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो ये है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए राज्य जो होगा, देखिए अब आप चले आए हैं, देखिए बात यदि की जाए भारतीय संविधान के भाग 4 की और अनुच्छेद की बात की जाए 36 से 51 की, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो राज्य होगा यानी जो देश होगा वो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, यानी अपने नागरिक को समान न्याय एवं निःशुल्क आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। ये बात अनुच्छेद 39 में कही गई है, प्रमुख है। अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ग्राम पंचायतों का गठन, देखिए जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय मात्र एक अनुच्छेद 40 था, जिसमें ये बात कही गई थी कि भाई सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब करने के लिए जो है सत्ता को बांट करके विकेंद्रीकरण करने के लिए ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी। ठीक है, आगे अनुच्छेद 44 है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता की बात अनुच्छेद 44 करता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखना है। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जनजातियाँ या अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का में अभिवृद्धि करना, यानी जो राज्य होगा वो इन लोगों के यानी इन जातियों के या इन दुर्बल वर्ग के लिए उनकी शिक्षा एवं अर्थ की व्यवस्था को उपलब्ध कराना उसकी नैतिक जिम्मेदारी होगी, ये बात बोली गई। 48 भी प्रमुख है, आपका है कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन की बात अनुच्छेद 48 में की गई है, लेकिन 48 के अलावा 48 को भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 48 को में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, वन्य जीवों की बात की गई, यानी वन्य जीव यानी जो वन्य प्राणी है और जो पर्यावरण है उसके संरक्षण एवं संवर्धन की बात कहाँ की गई है, तो आपका अनुच्छेद 48 को में की गई है। आगे अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पे कार्यपालिका जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक की जाती है, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, यानी न्यायपालिका अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय होगी। तो ये बात आपकी अनुच्छेद 50 के तहत कही गई है। अब आते हैं प्रमुख अनुच्छेद आपका 51। अनुच्छेद 51 जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो वो है आपका 51। लेकिन 51 क भी आपका बहुत ज़्यादा प्रमुख है। यदि बात की जाए तो भारतीय संविधान में पहले 51 क नहीं था मूल संविधान में, बाद में आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया जाता है और उस समय जो है आपका जो है 51 क जोड़ा जाता है। 51 क का सीधा सा संबंध जो है मूल कर्तव्यों से है, क्योंकि जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकार तो नागरिकों को दिए गए थे, किंतु मौलिक कर्तव्य प्रदान नहीं किया गया था। यही 42वां संविधान संशोधन 1976 में दिया जाता है। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की यानी सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और उस समय जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। जब जोड़ा गया था तो देखा जाए तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपकी 10 हुआ करती थी, लेकिन अब कुल मिलाकर के 11 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए आपका जो है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 देखिए यहाँ छूट गया था, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं एवं वस्तुओं का, यानी जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारकें हैं, स्थान हैं या जो वस्तुएं हैं, उनका राज्य क्या करेगा, जो राज्य यानी जो देश होगा उसका संरक्षण एवं संवर्धन करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अनुच्छेद 52 की बात करते हैं अब हम लोग आ गए भारतीय संविधान के भाग 5 में। तो भाग 5 में जब आते हैं तो अनुच्छेद 52 का संबंध भारत के राष्ट्रपति से है। आगे अनुच्छेद 53 का संबंध संघ की कार्यपालिका शक्ति को लेके है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति किसमें निहित होगी, इसकी बात की गई अनुच्छेद 53 में। और यदि अनुच्छेद 60 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात करता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है वो अनुच्छेद 61 यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति को यदि हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगा करके ही उन्हें हटाया जाता है। तो महाभियोग की राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत वर्णित है। ठीक है,
आगे बात होती है अनुच्छेद 63 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 63 का सीधा सा संबंध भारत के उपराष्ट्रपति से है। ठीक है। अनुच्छेद 64 का संबंध किससे है, बहुत ज़्यादा यूनिक है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। देखिए अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति की बात करता है और अनुच्छेद 64 ये कहता है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होगा वो कौन होगा आपका, वो राज्यसभा का पदेन सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है। ये बहुत ज़्यादा पुनरावृत्त क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है राष्ट्र, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के क्षमादान की जो शक्ति है यह अनुच्छेद 72 के तहत उसे प्राप्त है। यह आपका बहुत ही प्रमुख अनुच्छेद है। आगे 74 है राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 74 का संबंध जो है मंत्रिपरिषद के गठन को लेकर के है, क्योंकि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख देखा जाए तो देश का प्रधानमंत्री होता है। ये आपका अनुच्छेद 74 है। फिर 76 भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी की बात करता है, यानी भारत के महान्यायवादी का प्रावधान अनुच्छेद 76 के तहत किया गया है। आगे है अनुच्छेद 79। देखिए संसद के गठन की बात करता है। तो अनुच्छेद 79 जो है संसद के गठन की बात करता है, यानी जो संसद का गठन 3 लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर के होगा, ये बातें कही गई हैं। अब अनुच्छेद 80 भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 80 का संबंध जो है राज्यसभा की संरचना से, यानी राज्यसभा को लेकर है कि राज्यसभा की संरचना कैसी होगी, राज्यसभा का गठन को लेकर है। और अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा के गठन को लेके है, यानी लोकसभा की संरचना को लेकर के है। आगे 87 की बात की जाए तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण की शक्ति इसी अनुच्छेद 87 के तहत मिली हुई है। आगे अनुच्छेद 89, यह राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, 89 के तहत जो है क्या है भाई, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति की बात कही गई है। और अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष एवं आपके जो है उपाध्यक्ष, यानी स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर एवं सब स्पीकर की बात कहाँ पे की गई है, अनुच्छेद 93 के तहत की गई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1 से 100 तक के, यहाँ पे 100 तक के अंतर्गत जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन सभी प्रमुख अनुच्छेदों को यदि आप अच्छे से आप टिक करके उसको बार बार आप रिवीजन करते रहे तो इसके बाद जब भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे तो यहाँ से आपका मिनिमम 2 नंबर यानी 2 से 3 क्वेश्चन भी बनते हैं या 1 भी, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपका हर हाल में तैयार रहेगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथियों अपना एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। अगर आप अभी भी आप नए हैं और आपने लर्निंग अड्डा 21 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों आपसे विनम्र आग्रह है कि आप जो है सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।